हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कोचिंग क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 12, जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। आज इसमें हम जो है अभिक्रिया नंबर 5 जो कि है नोवेनोजल अभिक्रिया, इसको पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने 4 अभिक्रियाओं को पढ़ लिया था और आज हम जो 5वीं अभिक्रिया नोवेनोजल अभिक्रिया को पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस अभिक्रिया में देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले बेंजल्डिहाइड की जो अभिक्रिया है मेलोनिक एस्टर के साथ करवाते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में, ठीक है। जिससे हमारे पास क्या बनता है, पहले एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है। इस मध्यवर्ती यौगिक का फिर हम क्या करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं, जिससे हमारे पास जो है हमें अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बन जाता है। तो देखिए हम यहाँ पे इसको कथन को समझते हैं। बेंजल्डिहाइड की मेलोनिक एस्टर के साथ पिरिडीन क्षार की उपस्थिति में, पिरिडीन क्या है, एक क्षार है, तो आपको यहीं से सीधी सीधी बोलना कि बेंजल्डिहाइड की मेलोनिक एस्टर के साथ पिरिडीन क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर पहले एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है। क्या बनता है, मध्यवर्ती यौगिक बनता है। आपको इसका नाम नहीं बताना, भले आपको सिर्फ इतना लग देना कि मध्यवर्ती, क्योंकि ये अस्थायी रहते हैं, जल्दी ही आपके जो है यौगिक में बदल जाते हैं। तो मध्यवर्ती यौगिक बनता है जिसका, यानी मध्यवर्ती यौगिक का जल अपघटन करवाकर गर्म करने पर, जल अपघटन करते हैं और फिर गर्म करते हैं, जिससे अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनता है। इसे हम सन्नियमिक अम्ल कहते हैं और इस अभिक्रिया को नोवेनोजल अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक एक करके हम समझते हैं अभिक्रिया को। सबसे पहले ये अभिक्रिया लिखी, मेलोनिक एस्टर का ये सूत्र है CH2COO C2H5 C2O या ये भी कह सकते हो कि C2H5 C2O का होल डॉज CH2, ठीक है। अब यहाँ से H2 निकला बाहर, तो H2 कैसे निकला होगा, देखिए ये वाला H2 और यहाँ से ये ऑक्सीजन बाहर निकला H2 के रूप में, बचा क्या आपके पास, यहाँ CH बचा, यहाँ पर कार्बन अकेला बचा। तो ये CH जो है कार्बन से जुड़ा और डबल बॉन्ड यहाँ पे बना लिया आपस में। बाकी C2O C2H5 अपनी जगह तो जुड़े रहे। इसका फिर हमने करवाया जल अपघटन, और जैसे जल अपघटन करवाया तो जल अपघटन में क्या होगा, देखिए जल अपघटन में यहाँ पर आपका HOH के रूप में ये इस प्रकार से जुड़े होंगे। अब आपके पास जल अपघटन में भी यहाँ पर जल के 2 अणु मान लीजिए, तो ये एक OH आपका इस C2H5 के साथ जुड़ जाएगा, एक OH आपका इस C2H5 के साथ जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा C2H5OH C2H5OH 2 बार। तो यहाँ पर -2 C2H5OH निकल गए हैं, ठीक है। आपके पास जो एक H बचता है वो आपका जो COO जो देख रहे हैं इनके बगल में आकर जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से ये हो जाएगा COOH। बाकी आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ये बंद बनाकर इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये बन गया। इसके बाद ये हो गया जल अपघटन करने के बाद फिर क्या बोल रहा है वो, गर्म करने पर, जल अपघटन करके गर्म किया तो यहाँ से CO2 बाहर निकला। अब CO2 आप चाहें तो ये वाला CO2 बाहर निकाल सकते हैं। ये CO2 जैसे बाहर निकला, ठीक है, तो ये वाला जो आपका जो H था वो यहाँ पर जाएगा और ये बन जाएगा CH, तो C6H5CH डबल बॉन्ड CH और COOH आपका ये बन गया, और इसको हम बोलते हैं सन्नियमिक अम्ल या अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप 1-2 बार रिपीट करके देखें, समझें, और अगर फिर भी नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके बताएं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी 6वीं अभिक्रिया रीफॉर्मेशन की अभिक्रिया, ठीक है। इसमें अभिक्रिया में भी बेंजल्डिहाइड वाली अभिक्रिया है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें बेंजल्डिहाइड की अल्फा ब्रोमो एस्टर, ये एस्टर का सूत्र है, मैं अल्फा नंबर पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है इसलिए इसको बोल रहे हैं अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ जब जिंक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है। इसमें भी मध्यवर्ती बन रहा है। फिर जिसका जल अपघटन करवाते हैं, जल अपघटन करवाने पर बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनता है, ठीक है। इस अभिक्रिया को हम रीफॉर्मेशन की अभिक्रिया कहते हैं। तो अब यहाँ पर कैसे होती है अभिक्रिया, देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप सूत्र लिखेंगे और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले इस अभिक्रिया में ये जो Zn जो तीर पे लिखा है ये भी अभिक्रिया में भाग लेता है, और आपका जो कैसे जुड़ जाएगा वो देखिए। तो ये जो Zn है, सबसे पहले ये CH के पास Zn आएगा इस प्रकार से, यहाँ से Zn आएगा, ये ऑक्सीजन भी है साथ में, तो ये ऑक्सीजन आपका यहाँ पर बंद बना के O और ये Zn, और इसके बाद आपका जो Br है वो भी इसी में जुड़ जाएगा Zn से ही। तो OZn Br इतना भाग जो है इसका ऐसा पूरे इकट्ठा होकर यहाँ पर कार्बन के ऊपर जुड़ जाएगा। आपके पास बचता है ये शेष भाग इतना, ये भाग आपका कार्बन से बगल में जुड़ जाएगा, बाकी ऊपर जुड़ जाएगा OZn Br। देखिए CH2COO C2H5, तो ये पूरा भाग आपको बगल में जुड़ा है और इस कार्बन से ऊपर जुड़ गया है OZn Br, पूरा यौगिक एक साथ जोड़ दिया, इसमें निकला कुछ भी नहीं। फिर इसका हमने जैसे जल अपघटन करवाया HOH, जल जो है HOH के रूप में हमने यहाँ पर लिखा है, जल अपघटन करवा दिया।
जल अपग्रहण करवाया तो क्या हुआ, यहाँ से जो एक हाइड्रोजन आपको दिख रहा है वो हाइड्रोजन आपका कहाँ जुड़ जाएगा, इस O के पागल में पहुँच जाएगा और ये हो जाएगा OH। ZnBr जो है ZnBr और ये जो OH बचा है ये बाहर निकल जाएगा, ZnBr और OH। ठीक है, अब आपके पास बचता क्या है, तो वो देखिए आपके पास ये अणु बचता है C6H5CH और ये OH और CH2COO C2H5। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये अणु पे मुझे मतलब लिख दिया है, इसी को बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, क्योंकि बीटा नंबर पर OH समय जुड़ा हुआ है इसलिए इसको बोलें बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ये अल्फा वाला है, ये बीटा वाला कार्बन है इसलिए अल्फा, क्योंकि ये आपका एस्टर समूह है। एस्टर समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा और जिस बगल वाला कार्बन बीटा, और ये आपका इस प्रकार से बाहर निकल जाता है। इसके बाद हमारी जो अभिक्रिया आती है, जिस अभिक्रिया को हम बोलते हैं मोलिस अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, मोलिस अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में क्या है कि जब एसीटोफिनोन का सूत्र ये लिखा हुआ है C6H5COCH3, ठीक है, C6H5COCH3, इसको तोड़ के H इसलिए लिखा है समझाने के लिए, वहाँ की आप CH3 भी लिख सकते हैं। कि जब फार्मेल्डिहाइड को इस टाइप से लिखेंगे, तोड़ के लिखा है, मतलब यहाँ पर HCHO को इकट्ठा करके हमने यहाँ पर आपको CH2 के रूप में लिखा है, जिससे अभिक्रिया समझ में आ सके। इसी प्रकार अमोनिया की क्रिया, अमोनिया का जो सूत्र होता है HNH3 होता है, लेकिन यहाँ पर ये तोड़ कर लगा तो NH2 बचेगा और एक H यहाँ हो जाएगा। तो अभिक्रिया करवाते हैं तो बीटा एमिनो कीटोन बनता है जिसे मोनिस क्षार कहते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को मोनिस अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए कैसे हुई अभिक्रिया। जैसे अभिक्रिया करवाई तो C6H5 बचा आपका, CO अपनी जगह पर जम है, ठीक है, और ये CH2 बचा आपका, ठीक, C6H5CO CH2 यहाँ तक अपना जम रहा। इसके बाद आपका ये CH2 आपका लिखा और ये वाला यहाँ से NH2, क्योंकि यहाँ पे NH2 बचा हुआ है, ठीक, इतना भाग पूरा जोड़ दिया। अब बचा आपके पास ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ठीक, तो ये दोनों हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन क्रिया करके H2 बन के बाहर निकल जाएंगे, और इस प्रकार से जो बीटा एमिनो कीटोन बना है इसे हम बोलते हैं मोनिस क्षार, इसलिए इस अभिक्रिया को मोनिस अभिक्रिया बोला गया है। इसके बाद हमारी जो है अंतिम अभिक्रिया बची है, और वो है हमारी हेल्महोल्ट्ज़-जेलेंस्की अभिक्रिया, जिसको शॉर्ट में HBZ अभिक्रिया बोला जाता है। इम्पोर्टेंट है, एक बार इसको पूछा जा चुका है। तो ये क्या है, यह अभिक्रिया HBZ के नाम से भी जानी जाती है, हेल्महोल्ट्ज़-जेलेंस्की अभिक्रिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है। तो जब किसी अम्ल की, इसमें क्या करवाते हैं, जब किसी अम्ल की लाल फास्फोरस की उपस्थिति रहेगी, ब्रोमीन या क्लोरीन, इनमें दोनों में से कोई एक लेंगे, ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होती है तो अल्फा हेलो अम्ल मतलब अल्फा नंबर पर आपका हेलो समूह जुड़ा होगा, इसलिए इस अभिक्रिया को HBZ अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर आप समीकरण देख लें इसका। तो देखिए एसिटिक अम्ल पर जब क्लोरीन की क्रिया करवाई तो यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन हटता जाएगा और एक क्लोरीन जुड़ता जाएगा, तो हो जाएगा CH2Cl COOH। अगली बार में फिर Cl2 की क्रिया करवाएंगे तो एक बार फिर क्लोरीन बढ़ता जाएगा, जो हो जाएगा Cl2 और एक हाइड्रोजन कम होता जाएगा और COOH आपका लगा रहेगा। इसी प्रकार अंत में आपका जो एक हाइड्रोजन बचा वो भी हट जाएगा और 3 क्लोरीन आ जाएंगे, इसको बोलेंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं अल्फा हेलो अम्ल। तो इस प्रकार से हो जाती है आपकी हेलोफॉर्म HBZ अभिक्रिया, और ये थी हमारी नाम वाली अभिक्रियाँ जो कि ख़त्म हो चुकी हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप एक दो बार पॉज करके और रिपीट कर करके जो है देखें इनको, जिससे आपको अच्छी समझ में आ जाएंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी देर से समझ में आती है लेकिन आती ज़रूर है, ठीक है, तो इनको प्रैक्टिस करते रहें तभी अभिक्रियाएँ समझ में आएंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बन रही हमारे चैनल पर। धन्यवाद।